हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1351। सेलेस्ट ने जो कहा उसने लरेन को हकीकत में वापस खींच लिया। तीन लोगों से उसका क्या मतलब है? वह अभी भी नहीं जानती थी कि क्या हो रहा है। एक महिला अचानक उसके ऑफिस में दिखाई दी और उसने इतनी सारी रहस्यमयी बातें कह दी। उसने यहाँ तक कह दिया कि वह एक एलियन है। सेलेस्ट, क्या आप और विस्तार से समझा सकती हैं? बुनियादी तौर पर मैं एक बहुत ही हाई लेवल सभ्यता से हूँ। मेरा काम सभी सभ्यताओं की स्थिरता बनाए रखना है ताकि किसी भी बड़े पैमाने के युद्ध को रोका जा सके जो बड़े पैमाने पर विलुप्ति का कारण बन सकते हैं। जब मैं यहाँ से गुजरी तो मुझे मिल्की वे में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने एटर्नल रेल्म को पार कर लिया था, इसलिए मैंने उनका पीछा किया और अर्थ पर आ गई। फिर मैं आपसे मिली, जिसकी फिजीक मेरे जैसी ही है। मैं जल्द ही चली जाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ चलेंगी। किसी ने एटर्नल रेल्म को पार कर लिया। लरेन को अचानक मिल्की वे के उस मास्टर की आवाज़ याद आई जिसने दावा किया था कि उसने एटर्नल रेल्म में प्रवेश कर लिया है। उसने पूछा, क्या वह व्यक्ति जिसने एटर्नल रेल्म को पार किया है अर्थ का साहिल है? एटर्नल रेल्म क्या है? सही कहा, एटर्नल रेल्म में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति वह लड़का साहिल ही था। जहां तक बात है कि एटर्नल रेल्म क्या है, तो आपका लेवल अभी बहुत कम है और आपको भविष्य में इसका पता चल जाएगा। यह एक ऐसा रेल्म है जो आपको अंतहीन जीवन दे सकता है और अमर बना सकता है। अगर कुछ भयानक नहीं होता है तो आप हमेशा के लिए जीवित रहने में सक्षम होंगी। सेलेस्ट के शब्द लरेन के दिमाग में बम फटने जैसे थे। अगर मैं एटर्नल रेल्म तक पहुंच जाती हूं तो मैं हमेशा के लिए जीवित रह सकती हूं। साहिल, वह व्यक्ति जिसने 10 साल की नियुक्ति जीती थी और जिसे उससे शादी करनी चाहिए थी, लेकिन उसने मना कर दिया था। उसने एटर्नल रेल्म में प्रवेश कर लिया है और अब वह अमर है और हमेशा जीवित रह सकता है। लरेन के मन में साहिल के प्रति मिले जुले भाव थे। शुरुआत में साहिल ने 10 साल की नियुक्ति जीती थी और वह सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 हो सकता था। 10 साल की नियुक्ति के शुरुआती नियमों के अनुसार उसे लरेन से शादी करनी चाहिए थी। हालांकि उसने मना कर दिया। यह पहली बार था जब लरेन को किसी पुरुष के सामने हार का सामना करना पड़ा था और यह पहली बार भी था जब उसे किसी पुरुष ने ठुकराया था। उसके आसपास के सभी पुरुष उसके आकर्षण के पूरी तरह कायल थे। उसमें उसके सीनियर ग्रांट और फ्रेड भी शामिल थे, जो द क्रम्स के 2 चुने हुए लोग थे। जब भी वे उसे देखते थे वे ऐसे दिखते थे जैसे वे उसे खा जाना चाहते हों। जैसे जैसे लरेन मजबूत और बड़ी होती गई, उसका आकर्षण पुरुषों के लिए और भी बढ़ता गया। हालांकि साहिल के लिए यह बेकार था। जब साहिल ने उसे ठुकरा दिया तो लरेन ने अपने आत्मविश्वास और गर्व के कारण इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लाड़ प्यार और प्रशंसा की आदत थी। वह साहिल के पास जाने के लिए खुद को कभी नीचा नहीं दिखाएगी। भले ही उसने सोचा हो कि केवल साहिल ही उसके लिए सही है, उसका अहंकार उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। कौन जानता था कि साहिल के 10 साल की नियुक्ति जीतने के बाद वह इतनी विशिष्ट प्रतिभा के साथ उभरने लगेगा। उसकी ताकत में भी दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। जल्द ही वह अर्थ का पहला व्यक्ति बन गया। अब साहिल के लिए द क्रम्स सिर्फ एक साधारण सा छोटा सेक्ट था। लरेन को भी बहुत पछतावा महसूस हुआ। उसके संप्रदाय के अनुसार साहिल ने 10 साल की नियुक्ति जीती और सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 बन गया, इसलिए यह पूरे सोमोलैंड की किस्मत पाने के बराबर था। वह तबाही का मुकाबला करने की कुंजी भी होगा। अंत में यह सत्यापित हो गया। साहिल ने अकेले ही अर्थ को बचा लिया। इससे लरेन को और भी बुरा महसूस हुआ। अध्याय 1352। उस समय उसने 10 साल की नियुक्ति शुरू की थी क्योंकि वह वॉर्नर और जिमरमैन परिवार को नाराज नहीं करना चाहती थी। अंत में ये सोमोलैंड की युवा पीढ़ी के बीच नंबर 1 की लड़ाई का मंच बन गया। अनपेक्षित रूप से विजेता साहिल था। लरेन, जिसने इसे शुरू किया था, उसे कोई लाभ भी नहीं मिला। बस इसी तरह उसने साहिल को समृद्ध होते देखा। अगर साहिल नियुक्ति के नियम का पालन करता और उससे शादी कर लेता तो वह साहिल के साथ चल पाती। अगर ऐसा होता तो वह क्रम रूप में सिर्फ एक जनरल मैनेजर नहीं होती। सेलेस्ट, क्या आपने कहा था कि यदि कोई एटर्नल रेल्म तक पहुंच जाता है तो वह अमर हो जाएगा? क्या आप कह रही हैं कि साहिल अब अपने जीवन काल से प्रतिबंधित नहीं है? वह कभी नहीं मरेगा? लरेन ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वह लड़का वास्तव में अब अपनी उम्र तक सीमित नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह मरेगा नहीं। अगर मैं उसे मारना चाहूं तो मैं उसे सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकती हूं, सेलेस्ट ने हल्के से कहा। सेलेस्ट, क्या आप भी एक एटर्नल हैं? बिल्कुल। एटर्नल रेल्म में 3 रैंक होती हैं। साहिल पहली रैंक पर है जबकि मैं तीसरी पर हूं। आपको ये सब जल्द ही पता चल जाएगा। अगर मैं आपको अभी बता दूं तो मैं केवल आपकी मनस्थिति को प्रभावित करूंगी। मैं समझ गई। यह अच्छा है। मैं कुछ दिनों बाद अर्थ छोड़ दूंगी और अपने गृहनगर वापस चली जाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ आ सकती हैं। हमारी शारीरिक बनावट एक जैसी है, इसलिए मैं अकेली हूं जो आपको सबसे अच्छी योजना दे सकती हूं और आपकी प्रतिभा का पूरा उपयोग कर सकती हूं।
मेरा मानना है कि आप भविष्य में मुझसे भी बड़ी चीजें हासिल करेंगी, सेलेस्ट ने गंभीरता से कहा। सेलेस्ट, आपने अभी जिन 3 लोगों का जिक्र किया, वे कौन हैं? क्या आपके साथ अर्थ छोड़ने वाले और भी लोग हैं? आपके और साहिल के अलावा सेलिना किंग नाम की एक और लड़की है जिसकी शारीरिक बनावट भी विशेष है। वे सभी मेरे साथ जाएंगे। अर्थ बहुत छोटी है और आप यहाँ अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन नहीं कर सकती। ठीक है, मैं समझ गई, सेलेस्ट। हालांकि मुझे अपने परिवार के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। क्या मैं आपके जाने से पहले आपको बता सकती हूँ? लरेन ने पूछा। उसने न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। उसने केवल इतना कहा कि उसे अपने परिवार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। भले ही लरेन को सेलेस्ट की बातों में कोई खामी नहीं मिली और उसने अपने दिल में सेलेस्ट पर विश्वास किया, फिर भी उसे इसकी पुष्टि करनी थी। कोई फैसला लेने से पहले उसे कम से कम अपने संप्रदाय और अपने परिवार को बताना ही था। जरूर, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा। यदि आप यह मौका चूक जाती हैं तो आप इस छोटे से ग्रह पर हमेशा के लिए फंसी रह जाएंगी। आपको बीमारी का अनुभव करना होगा और बूढ़ा होना होगा। साथ ही आप पुरुषों को छू भी नहीं सकती। जब तक आप मेरे साथ चलेंगी, आपका वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। चिंता न करें, सेलेस्ट। मैं इस पर ध्यान से विचार करूंगी। अच्छा, जाने से पहले मैं आपके पास फिर आऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा रास्ता चुनेंगी जिसकी जिम्मेदारी आप खुद लेंगी। ब्रह्मांड में बहुत सारी विशेष शारीरिक बनावटें हैं, लेकिन फिलहाल केवल आपके और मेरे पास ही मोहक शरीर है। मैं अभी केवल वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं आपको कुछ ऐसा बना सकूंगी जो मुझसे भी आगे निकल जाए। जैसे ही लरेन जवाब देने वाली थी, उसने देखा कि सेलेस्ट जा चुकी थी। केवल उसकी आवाज़ उसके कान में गूंज रही थी। यह महिला बहुत शक्तिशाली है। अगर लरेन ने अभी सेलेस्ट पर केवल 80% विश्वास किया था, तो अब वह सेलेस्ट पर लगभग 90% विश्वास करती थी। बहुत से लोग लरेन को हरा सकते थे, लेकिन अर्थ पर ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसके सामने इतनी शांति से और बिना किसी निशान के आ जा सकें। साथ ही वे सभी प्रतिष्ठित बड़े लोग थे। लरेन को यकीन था कि सेलेस्ट उनमें से नहीं थी। शायद यह महिला वाकई बाहरी अंतरिक्ष से है। अगर लरेन आखिरी 10% संदेह को दूर करना चाहती थी, तो सबसे अच्छा तरीका सीधे साहिल से संपर्क करना था। हालांकि लरेन के पास उसका संपर्क नंबर नहीं था। अध्याय 1353। जैसे ही लरेन विचार कर रही थी, खट 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 खट, दरवाजे पर एक दस्तक हुई और उसने लरेन को हकीकत में वापस खींच लिया। अंदर आ जाओ। ऑफिस का दरवाजा धकेला गया। 30 के दशक का एक व्यक्ति अंदर आया। ये व्यक्ति ग्रांट है, जो द क्रम्स का मुख्य शिष्य है। लोरी, अभी क्या हुआ था? मैंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला। अगर तुम अभी भी कोई आवाज नहीं करती, तो मैं दरवाजा तोड़ देता, ग्रांट ने दरवाजे में प्रवेश करने के बाद संदिग्ध रूप से पूछा। ओह, मैं ठीक हूँ। मैं बस किसी बात के बारे में सोच रही थी और मेरा ध्यान भटक गया था, लरेन ने उत्तर दिया। क्या तुम अभी भी कंपनी के विकास के बारे में चिंतित हो? लोरी, तुमने काफी अच्छा काम किया है और अब क्रम ग्रुप तुम्हारे हाथों में और भी समृद्ध हो रहा है। छिपे हुए संप्रदायों और परिवारों के बीच केवल किंग परिवार हमसे मजबूत है और बाकी हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आप मेरे बारे में बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, ग्रांट। द क्रम्स ने इतने सालों तक मुझे निखारा है और यह मेरा कर्तव्य है। साथ ही मैं जो करती हूँ वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मुझे अभी भी कड़ी मेहनत करना और सीखना जारी रखना है। वैसे क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? लोरी, कैपिटल सिटी में एक कुलीन सकल 2 दिनों में एक दावत आयोजित करेगा और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ उसमें शामिल हो। क्या तुम्हारे पास समय है? ग्रांट ने उम्मीद के साथ लरेन की ओर देखा और पूछा। साथ ही उसने अपनी आंखों में अपना अधिकार जताने के भाव को नहीं छिपाया। शायद ये लरेन के साथ लंबे संपर्क के कारण था। नतीजतन ग्रांट और फ्रेड को अब तक कोई दूसरी महिला नहीं मिली। वे सोच सकते थे कि लरेन के अलावा अन्य महिलाएं साधारण और अपरिष्कृत थीं। इसके अलावा समय के साथ दोनों भाइयों के बीच वर्तमान संघर्ष और भी तीव्र होने लगा था। वे अब आग और पानी की तरह थे। वे दोनों भविष्य में लरेन को जीतने और दूसरे को बाहर निकालने के लिए अपनी सेना बनाने और अपना शकल खोजने की कोशिश कर रहे थे। मुझे खेद है, ग्रांट। मैं हाल ही में कंपनी के काम से इतनी दब गई हूं कि मैं वास्तव में दावत में तुम्हारे साथ जाने के लिए समय नहीं निकाल सकती। तुम कोई दूसरी महिला साथी क्यों नहीं ढूंढ लेते? लरेन ने सिर हिलाया और मना कर दिया। वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि उसके सीनियर्स के मन में क्या है। 10 साल की नियुक्ति समाप्त होने के बाद ही ये 2 सीनियर्स, जो कभी लरेन के दिल में युवा पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट थे, धीरे धीरे भीड़ में घुलने मिलने लगे। विशेष रूप से अर्थ के तबाही से बचने और साहिल द्वारा प्राप्त जेनेटिक दवाओं को वितरित करने के बाद कई युवा प्रतिभाएं उभरने लगी थीं। हालांकि ये 2 सीनियर्स रफ्तार के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ लग रहे थे। वे उसके ऊपर और द क्रम्स के उत्तराधिकारी के लिए लड़ने के प्रति जुनूनी थे। उन्हें कल्टीवेशन की ज्यादा परवाह नहीं थी। स्वाभाविक रूप से लरेन ऐसे लोगों को अपना जीवन देने के लिए अनिच्छुक थी।
मुख्य बात यह थी कि साहिल अभी भी एक बेंचमार्क बना हुआ था। वे दोनों बहुत फीके लग रहे थे। साहिल ने अनगिनत लड़कियों के लिए एक साथी का स्तर इतना ऊपर उठा दिया था जिससे अनगिनत पुरुष उससे बहुत पीछे रह गए थे। लरेन भी इसका अपवाद नहीं थी, क्योंकि साहिल वह व्यक्ति था जिसने उसे ठुकरा दिया था। अगर वह कोई दूसरा पुरुष ढूंढना चाहती थी तो उसे साहिल से बेहतर पुरुष ढूंढना होगा। अतीत में साहिल से बेहतर किसी को ढूंढना लगभग असंभव था। हालांकि अब यह अलग था। सेलेस्ट के आगमन ने लरेन के दिल को फिर से प्रज्वलित कर दिया। अगर वह अर्थ पर किसी को नहीं ढूंढ सकी तो वह कहीं और देखेगी। संक्षेप में, वह या तो किसी को नहीं ढूंढेगी या साहिल से बेहतर किसी को ढूंढेगी, या कम से कम उससे बदतर तो बिल्कुल नहीं। अन्यथा लरेन हमेशा के लिए सिंगल रहना पसंद करेगी। उसका अहंकार उसे खुद को नीचा दिखाने की अनुमति नहीं देगा। लोरी, तुम्हें कुछ समय के लिए कंपनी के मामलों को एक तरफ रख देना चाहिए। तुमने हाल के वर्षों में कंपनी के लिए बहुत त्याग किया है, इसलिए तुम्हें अच्छी छुट्टी लेनी चाहिए और आराम करना चाहिए, ग्रांट ने अनिच्छा से कहा। अध्याय 1354। अगर लरेन इस बार ग्रांट के साथ दावत में जा पाती तो न केवल वह अच्छा दिखता, बल्कि उसने उन लोगों से वादा भी किया था कि वह उन्हें लरेन से मिलवाएगा। भविष्य में अगर वह फ्रेड के साथ द क्रम्स के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है तो प्रतिष्ठा और हैसियत वाले और अधिक दोस्त बनाना और उन्हें जीतना बहुत फायदेमंद होगा। साथ ही यह उसके अहंकार को भी संतुष्ट कर सकता है। वर्तमान में लरेन कैपिटल सिटी और यहाँ तक कि पूरे सोमोलैंड में एक जानी मानी शक्तिशाली महिला थी। इसके अलावा ये सुंदर महिला कभी किसी पुरुष के साथ नहीं रही थी जिसने अनगिनत लोगों को उसका और भी अधिक दीवाना बना दिया था। हालांकि द क्रम्स लरेन का समर्थन कर रहे थे, इसलिए किसी ने उसके बारे में कोई विचार करने की हिम्मत नहीं की। माफ करना ग्रांट, मैं सच में नहीं जा सकती। कंपनी मेरे हाथों में है, इसलिए मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा। मैं द क्रम्स और हेड को शर्मिंदा नहीं कर सकती। तुम्हें किसी और को ढूंढना चाहिए। लरेन टस से मज नहीं हुई। वह अब किसी भी दावत के बारे में सोचने के मूड में नहीं थी। उसका दिमाग मोहक शरीर, अटर्नल रेल्म और अमरता जैसे शब्दों से भरा था। अगर सेलेस्ट ने जो कहा वह सच था तो वह निश्चित रूप से सेलेस्ट के साथ अर्थ छोड़ने, मिल्की वे छोड़ने और अपने मूल्य को महसूस करने के लिए एक उच्च और अधिक समृद्ध सभ्यता में जाने के लिए तैयार थी। लोरी, क्या तुम सच में थोड़ा भी समय नहीं निकाल सकती? क्या तुम बस अपना चेहरा नहीं दिखा सकती? चेहरा दिखाने के बाद तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये देखते हुए कि लरेन अधिक थी, ग्रांट केवल दूसरी सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता कर सका और उसे बस चेहरा दिखाने के लिए कहा। उसने पहले ही दूसरों से वादा किया था कि वह लरेन को वहां ले जाएगा। अगर वह इसे हासिल नहीं कर सका तो वह भविष्य में दूसरों से मदद कैसे मांग सकता है? वह अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कैसे करना जारी रखेगा? ग्रांट, बस करो, मैं इस तरह की दावत में नहीं जाऊंगी, ठीक है? मेरे पास कंपनी के बहुत सारे मामले हैं जिनसे मुझे निपटना है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया चले जाए। मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगी। लरेन ने सीधे ग्रांट को जाने के लिए कहा। अगर वह सेलेस्ट के आने से पहले ग्रांट का सामना करती तो भले ही वह मना कर देती, लेकिन वह ग्रांट के अहंकार की रक्षा के लिए अधिक विनम्र होती। वह इतनी सीधी नहीं होती। हालांकि अभी वह बस ये पता लगाने के लिए समय निकालना चाहती थी कि क्या सेलेस्ट की बातें सच थीं। वह यहाँ ग्रांट के साथ समय बर्बाद करने के मूड में नहीं थी। शायद वह जल्द ही जा रही थी। जब वह फिर से वापस आती तो पूरी दुनिया और यहाँ तक कि पूरी आकाशगंगा उसके चरणों को चूम रही होती। ग्रांट लरेन की बातों से चकित रह गया। लोरी ने उससे पहले कभी इस लहजे में बात नहीं की थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रांट चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि लोरी ने पहले ही फ्रेड को चुन लिया हो? असंभव, असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। मैं हर तरह से फ्रेड से बेहतर हूँ। लोरी फ्रेड को कैसे चुन सकती है? मैं जरूर ज्यादा सोच रहा हूँ। ग्रांट ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और उस विचार को त्याग दिया। चूंकि तुम व्यस्त हो, मैं अब जा रहा हूँ। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं थकना चाहिए। ग्रांट ने फैसला लेने से पहले इसकी जांच करने का निर्णय लिया। मैं समझ गई। चिंता के लिए धन्यवाद ग्रांट। अलविदा। ग्रांट के इतना कहने के बाद वह ऑफिस से बाहर निकलने के लिए उठ गया और लरेन को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वह किंग परिवार की सेलिना से संपर्क करने के लिए अपने सभी संबंधों का उपयोग करना चाहती थी। वह उन 3 लोगों में से एक थी जिनका सेलेस्ट ने उल्लेख किया था, इसलिए उसे इस मामले की प्रामाणिकता का पता होना चाहिए। अध्याय 1355। साहिल के डाक केप छोड़ने के बाद वह कई जगहों पर गया और बहुत से लोगों से मिला जिन्हें वह अच्छी तरह जानता था, ताकि वह इन लोगों को अलविदा कह सके। वह नहीं जानता था कि सेलेस्ट के साथ अर्थ और मिल्की वे छोड़ने के बाद वह कब वापस आएगा। अनुमान लगाया गया था कि इसमें कम से कम 10 या 20 साल लग सकते हैं। ये कहना मुश्किल था कि क्या वह उनमें से बहुतों को देख पाएगा। साहिल ने सेलेस्ट द्वारा निर्धारित आधे महीने की अवधि समाप्त होने में 3 दिन शेष रहते हुए स्प्रिंगफील्ड में कदम रखा।
स्प्रिंगफील्ड पहुंचते ही साहिल ने दो परिचितों के साथ मुलाकात तय की। एक ह्यू था जिसने उसे होटल बेचा था और उसे एससीसी में शामिल होने के लिए भर्ती किया था, और दूसरा क्लिंटन था जो एससीसी के 3 प्रमुख मालिकों में से एक था। साहिल अपनी जड़ों को भूलने वालों में से नहीं था। हालांकि वे दोनों अब उसके लिए छोटे किरदार थे, फिर भी साहिल ने जाने से पहले उनसे मिलने का फैसला किया। आखिरकार जब साहिल को सिस्टम मिला ही था और वह बहुत कमजोर था, तब ह्यू और क्लिंटन ने उसकी मदद की थी। साहिल स्प्रिंगफील्ड की ऐतिहासिक इमारत और स्प्रिंगफील्ड की सबसे ऊंची इमारत स्प्रिंगफील्ड टावर में सहमत स्थान के अनुसार आया। आज स्प्रिंगफील्ड टावर पहुंचने के बाद साहिल सीधे टॉप फ्लोर पर गया। क्लिंटन और ह्यू पहले से ही लिफ्ट के दरवाजे के पास इंतजार कर रहे थे। जैसे ही साहिल लिफ्ट से बाहर निकला, वे दोनों उससे मिलने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। हालांकि साहिल के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि क्लिंटन और ह्यू के अलावा एक और व्यक्ति वहां था। वह गोल्डी थी जो एससीसी के 3 प्रमुख मालिकों में से एक थी। साहिल भी इस महिला से काफी प्रभावित था। 10 साल की नियुक्ति की बैठक में गोल्डी ने डोमिनिक परिवार के साथ लड़ाई लड़ी थी और अंततः घायल हो गई थी। गोल्डी को बचाने के लिए साहिल ने उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा देखा था। हालांकि यह उसे बचाने के लिए था, लेकिन उसने वास्तव में उसे देखा था। किसी को पता होना चाहिए कि साहिल ने सीलिया के अलावा केवल गोल्डी का शरीर देखा था। उसने सेलेस्ट का शरीर एक कल्पना में देखा था, न कि वास्तविकता में, इसलिए उसकी गिनती नहीं थी। मिस्टर खुराना, आप यहाँ हैं। अब अंदर आइए, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। क्लिंटन ने उसका स्वागत किया और विनम्रता से कहा। वह शुरू से ही जानता था कि साहिल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कितने साल बीत चुके थे। अब साहिल उस स्तर तक बढ़ गया था जहां क्लिंटन को उसे सम्मान से देखना पड़ता था। इन दिनों साहिल से व्यक्तिगत रूप से मिलना किसी के लिए भी बड़े सम्मान की बात थी। नमस्ते मिस्टर खुराना, ह्यू और गोल्डी ने भी अभिवादन किया। हालांकि उन दोनों के भाव कुछ अलग थे। ह्यू उत्साहित और प्रसन्न था। वह वही था जिसने साहिल को तब एससीसी में भर्ती किया था। जैसे ही साहिल का उदय हुआ, क्लिंटन ने जल्दी ही उसकी सराहना की। अब वह एससीसी की मुख्य परत में प्रवेश कर चुका था और कई लोगों की नज़र में एक शक्तिशाली बड़ा व्यक्ति बन गया था। आज का एससीसी वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। हालांकि साहिल के लिए एससीसी की विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना मूल रूप से असंभव था, फिर भी उसका नाम एससीसी में था और अकेले इसी के आधार पर किसी ने एससीसी को उकसाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा अनगिनत अमीर बच्चे इसमें शामिल होने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। शुरुआत की तुलना में एससीसी पूरे सोमरलैंड और यहां तक कि दुनिया भर में फैल गया था, जिसने कैपिटल सिटी के टी फैक्शन को पूरी तरह से दबा दिया था। यह युवा पीढ़ी का पहला संगठन था। दूसरी ओर गोल्डी नाराज और द्वंद्व में दिख रही थी। साहिल ने 10 साल की नियुक्ति के दौरान उसे लगभग पूरा देख लिया था। हालांकि वह अंत में गायब हो गया और जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। इससे गोल्डी खुद पर शक करने लगी। क्या वह इतनी असहनीय थी? गोल्डी को लगा कि भले ही वह बेजोड़ सुंदरता वाली महिला लरेन से तुलना न कर सके, लेकिन वह भी इतनी बुरी नहीं होनी चाहिए, है ना? उसके पास वह सब कुछ था जो उसके पास होना चाहिए था, और जो चीजें बड़ी होनी चाहिए थीं वे भी पर्याप्त बड़ी थीं। अफसोस, साहिल लकड़ी का एक कुंद टुकड़ा था जो कामुक भावों को नहीं समझता था। उसके बाद साहिल अलग उभरा और अर्थ का रक्षक बन गया। अध्याय 1356। गोल्डी को अंदर से और भी बुरा लगा। क्लिंटन, जो उसकी नज़रों में हर मामले में बहुत अच्छा था, साहिल से सिर्फ थोड़ा ही कमतर नहीं था। सिर्फ गोल्डी ही ऐसा नहीं सोचती थी। साहिल के संपर्क में आने वाली हर महिला को ऐसा ही महसूस होता था, चाहे वह गोल्डी हो, एल्सा हो, लूना हो या मैरी। साहिल से मिलने के बाद उन्हें अपने आसपास के पुरुषों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। इसके अलावा उन्हें साहिल में कोई कमी नहीं मिली। कहा जा सकता है कि साहिल को देखने से उनके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। आपको इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब दोस्त हैं, चलिए साथ चलते हैं। इस बार मैं यहाँ मुख्य रूप से अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं आया, साहिल ने मुस्कराते हुए कहा। हालांकि अब उसकी हैसियत ऊंची थी, लेकिन उसने अपने दोस्तों के सामने नखरे नहीं दिखाए। यही एक कारण था कि साहिल को अनगिनत लोग पसंद करते और उसकी सराहना करते थे। वे चारों व्यवस्थित कमरे में दाखिल हुए। यहाँ का नज़ारा शानदार था और यहाँ से स्प्रिंगफील्ड के अधिकांश हलचल भरे नज़ारे देखे जा सकते थे। मिस्टर खुराना, कृपया बैठिए। साहिल ने औपचारिकताएं छोड़ी और पहले बैठ गया। वह जानता था कि अगर वह नहीं बैठा तो बाकी लोग निश्चित रूप से बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे। फिर अन्य 3 लोग एक के बाद एक बैठ गए। मेरे लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमसे मिलने के लिए समय निकाला, क्लिंटन ने बैठते ही प्रशंसा की। हाँ मिस्टर खुराना, अब आप अर्थ के रक्षक हैं। आप कितने महान व्यक्ति हैं। जो कोई भी आपसे मिलेगा वह जीवन भर डींगे मारने के काबिल होगा। ह्यू ने भी साथ दिया। गोल्डी नहीं बोली। हालांकि जब से साहिल प्रकट हुआ था उसकी आंखें कभी साहिल से नहीं हटी और वे नाराजगी से भरी थीं।
साहिल को स्वाभाविक रूप से बहुत पहले ही पता चल गया था। हालांकि शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने उन्हें न देखने का नाटक किया। क्लिंटन, ह्यू, आज यहाँ कोई मिस्टर खुराना नहीं है, केवल पुराना साहिल है। अगर तुम मेरे साथ इतने विनम्र बने रहोगे तो मैं भविष्य में फिर कभी नहीं आऊँगा। मिस्टर ली, साहिल, तुम सही कह रहे हो, हम छोटी बातों में उलझ गए थे। क्लिंटन ने तुरंत अपने बोलने का तरीका बदल दिया। सही बात है, चूंकि हम दोस्त हैं इसलिए हमारे बीच हैसियत का कोई भेदभाव नहीं है। अतीत में हम जैसे रहते थे भविष्य में भी वैसे ही रहेंगे। फिर उन्होंने विभिन्न विषयों पर बात करना शुरू किया। साहिल का उद्देश्य यादें ताज़ा करना और ये देखना था कि उसके पुराने दोस्त कैसे हैं और क्या वह किसी काम में मदद कर सकता है। अब जब उसके पास क्षमता थी तो अगर वह मदद कर सकता था तो साहिल मना नहीं करेगा। अब एससीसी दुनिया में युवाओं के लिए पहला संगठन बन गया था। सिल्वर, जो पहले 3 मालिकों में से एक था, को अब बाहर कर दिया गया था। केवल क्लिंटन और गोल्डी बचे थे। मुख्य सीनियर्स की संख्या दर्जनों तक बढ़ गई थी। जहां तक कैपिटल सिटी के टी फैक्शन की बात है तो केवल उनका नाम बचा था। जब साहिल ने पूछा कि क्या वह किसी चीज में मदद कर सकता है तो क्लिंटन ने बस इतना कहा कि उसे उम्मीद है कि साहिल का नाम सबसे विशेष सदस्य के रूप में एससीसी में बना रहेगा। 2 घंटे बाद साहिल स्प्रिंगफील्ड टावर से क्लिंटन और अन्य लोगों के साथ बाहर निकला। ठीक है, तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम सब दोस्त हैं, इसलिए अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत होगी तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। साहिल ने उन तीनों से कहा कि वे अब उसे विदा न करें। धन्यवाद साहिल, आपकी यात्रा सुरक्षित हो, ह्यू और क्लिंटन ने विनम्रता से कहा। गोल्डी ने एक तरफ कुछ नहीं कहा, उसने केवल थोड़ी अनिच्छा से साहिल की ओर देखा। क्लिंटन साहिल के लिए कार और विमान की व्यवस्था करना चाहता था, लेकिन साहिल ने उसे मना कर दिया। साहिल को अब ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता क्यों होगी? साहिल पलक झपकते ही अर्थ, एक छोटे से ग्रह पर जहां भी जाना चाहता था, पहुंच जाता। अध्याय 1357। साहिल स्प्रिंगफील्ड टावर से निकला और कम भीड़ वाली सड़क पर चला गया। सेलेस्ट द्वारा निर्धारित समय में अभी 2 या 3 दिन बाकी थे। वह उन सभी दोस्तों से मिल चुका था जिनसे उसे मिलना चाहिए था। वह सीधे वापस जाने वाला था। सीलिया और अन्य लोगों को कल एक के बाद एक वापस आ जाना चाहिए। जैसे ही वह जाने वाला था उसे अचानक एक परिचित आकृति पास आती महसूस हुई। साहिल तुरंत रुक गया और दूसरे पक्ष का इंतजार करने लगा। जल्द ही साहिल के सामने एक आकृति दिखाई दी जिसने उसका रास्ता रोक दिया। ये गोल्डी थी जो अभी अभी उससे अलग हुई थी। अब गोल्डी पूरी तरह से उस नाराज महिला की तरह थी जिसे साहिल ने छोड़ दिया था। जब वह साहिल की आंखों में देख रही थी तो वह बहुत पीड़ित और नाराज लग रही थी। साहिल भ्रमित था। ये कैसा लुक है? वह एक ऐसी महिला की तरह है जिसे एक कमीने ने छोड़ दिया हो। ऐसा लगता है कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है ना? ज्यादा से ज्यादा घायल और डॉक्टर का रिश्ता है। दोनों आधे मिनट तक चुप रहे। साहिल इसे और सहन नहीं कर सका और पूछा, मिस रॉजर्स, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? साहिल, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। जैसे ही गोल्डी ने अपना मुंह खोला, साहिल को सिरदर्द महसूस होने लगा। मिस रॉजर्स, आपने ऐसा क्यों कहा? भले ही साहिल को बुरा एहसास हो रहा था, फिर भी उसने पूछा, तुमने मेरा नग्न शरीर देखा और तुम छोड़कर जाना चाहते हो? क्या तुम अभी भी एक पुरुष हो? मुझे पता था। साहिल ने खुद से बेबसी से सोचा। मुझे लगता है कि आपने गलत समझा। आपको डोमिनिक परिवार ने जहर दिया था और आपका दिल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मैंने आपको बचाने के लिए ऐसा किया और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा कोई दूसरा इरादा नहीं है। मुझे परवाह नहीं है। तुमने पहले ही मेरा शरीर देख लिया है, इसलिए तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। तुम मेरे शरीर को देखने वाले पहले व्यक्ति हो। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो भविष्य में मुझे कौन चाहेगा? गोल्डी ने अतार्किक रूप से कहा। बेशक वह जानती थी कि साहिल ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। हालांकि उसके पास साहिल के करीब जाने के लिए इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यही एकमात्र बहाना था जिसका वह उपयोग कर सकती थी। इसके अलावा गोल्डी ने अपना होमवर्क कर लिया था। साहिल उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो शक्तिशाली होने के बाद क्रूर और मूडी बन जाए। वह अभी भी खुद के प्रति सच्चा था, वरना वह अपने पुराने दोस्तों से मिलने वापस नहीं आता। यही कारण था कि गोल्डी ने साहिल के सामने इतनी अनुचित होने की हिम्मत की। वरना साहिल की वर्तमान स्थिति और ताकत के साथ वह एक शब्द में रॉजर्स परिवार को नष्ट कर सकता था। अगर गोल्डी को 10 गुना अधिक साहस भी दिया जाता तो भी वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। गोल्डी ने इस बार साहिल को देखने के बाद सावधानी बरतने का फैसला किया। अगर वह यह मौका चूक गई तो भविष्य में दूसरा मौका मिलना मुश्किल हो सकता है। मिस रॉजर्स, अभी कौन सा साल चल रहा है? आप अभी भी इतनी सामंती क्यों हैं? आपने जो कहा उसके अनुसार क्या आप कह रही हैं कि भविष्य में कोई उन महिलाओं को नहीं चाहेगा जिनके बॉयफ्रेंड थे?
इसके अलावा अस्पताल के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग में अब इतने सारे पुरुष हैं। क्या वे अपने मरीजों को नहीं देखेंगे अगर ऐसा है? साहिल ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। वह नहीं जानता था कि गोल्डी वास्तव में पुराने समय की महिलाओं की तरह पवित्रता की परवाह करती है या वह उसके करीब आना चाहती है। हालांकि ये वास्तव में एक निर्विवाद तथ्य था कि उसने उसका शरीर देखा था। मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे गोल्डी रॉजर्स को बचपन से कभी किसी पुरुष ने नहीं देखा या छुआ है। केवल तुमने, साहिल। चूंकि तुमने ये किया है इसलिए तुम्हें मेरे प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। गोल्डी साहिल के चरित्र को समझ गई और बेशर्मी से व्यवहार करने लगी। मैंने तुम्हें कब छुआ? मैंने उस समय तुम पर केवल चांदी की सुई का इस्तेमाल किया था। साहिल को लगा जैसे एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई हों। साहिल अब समझ गया था, गोल्डी बस उसके पास जाने का बहाना ढूंढ रही थी। अध्याय 1358। साहिल को इस तरह की बात का सामना एक से अधिक बार करना पड़ा था। सिस्टम मिलने के बाद से साहिल को लगा कि वह महिलाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है और महिलाओं के साथ उसकी किस्मत कभी नहीं रुकी। विभिन्न प्रकार की सुंदर महिलाएं एक के बाद एक उसके पास आती रहीं। अगर वह एक कमीना होता तो उसके पास पहले से ही अनगिनत महिलाएं होती और वह एक अच्छा जीवन जीता। अफसोस कि वह ऐसा नहीं था। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? साहिल ने बेबसी से कहा। मैं चाहती हूं कि तुम जिम्मेदार बनो। जाहिर है, गोल्डी ने तुरंत उत्तर दिया। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है तो मुझे भी परवाह नहीं है, लेकिन मुझे परवाह है और मेरी गर्लफ्रेंड को भी परवाह है। तुम्हें कैसे पता कि उसे परवाह है? तुमने उसे नहीं बताया। अगर तुम उसे बताओगे तो शायद वह मुझे स्वीकार कर ले। साहिल, एफकन दुनिया को क्या हो गया है? क्या सभी महिलाएं इस तरह सोचती हैं? मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह फिर भी इतनी लापरवाही से मुझ पर झपटना चाहती है। गोल्डी ऐसा करने वाली पहली नहीं थी। उससे बहुत पहले सलीना और सैंडी जैसे लोग भी जानते थे कि उसके पास सीलिया है, लेकिन वे फिर भी उसमें अपना समय और प्रयास लगाने के लिए तैयार थे। साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह प्राचीन काल में लौट आया हो जब सोमोलैंड में कई पत्नियों की अनुमति थी। गोल्डी, जो तुमने कहा वह वास्तविक है। क्या हम तुम्हारी मांग बदल सकते हैं? उदाहरण के लिए, तुम्हारे परिवार को क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूँ। साहिल, मुझे पसंद आया कि तुमने मुझे अभी कैसे बुलाया। भविष्य में मुझे मिस रॉजर्स मत कहना, बस गोल्डी कहना। चूंकि तुमने ऐसा कहा है, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती। चलिए एक कदम पीछे हटते हैं। मेरी अब केवल एक ही मांग है। वह क्या है? साहिल ने राहत की सांस ली। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सी महिला तुम्हारे लायक है। तुमने तो तब लरेन को भी ठुकरा दिया था, गोल्डी ने उत्सुकता से कहा। वह वास्तव में देखना चाहती थी कि साहिल की गर्लफ्रेंड बनने और साहिल द्वारा इस तरह प्यार किए जाने के लिए कौन इतना भाग्यशाली रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह आवश्यक है। मेरी गर्लफ्रेंड बहुत साधारण है और वह उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचती हो। हालांकि हम बहुत समय पहले से साथ हैं और हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। इसके अलावा मैं लरेन जैसी महिला को नहीं संभाल सकता जो इतना ध्यान आकर्षित करती है, साहिल ने समझाया। गोल्डी ने सीधे साहिल की ओर आंखें घुमा दीं। साहिल की वर्तमान ताकत के साथ क्या ऐसी कोई महिला थी जिसे वह नहीं संभाल सकता था? क्या मजाक है? जब तक वह एक शब्द कहता, लरेन को उसके चरणों में आज्ञाकारी रूप से रेंगना पड़ता। साहिल, अगर तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड नहीं दिखाते तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम बस मुझे मूर्ख बना रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें परेशान करती रहूंगी। दिन के अंत में तुमने मेरा शरीर देखा था, इसलिए तुम्हें जिम्मेदार होना चाहिए। साहिल असमंजस में था। उसने गोल्डी को सीलिया से मिलने लाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि सीलिया गोल्डी के साथ फिर से बहन जैसा व्यवहार करेगी। अगर ऐसा हुआ तो यह और भी गड़बड़ हो जाएगा। साहिल नहीं जानता था कि सीलिया क्या सोच रही थी। दूसरी महिलाएं केवल यही चाहती थीं कि उनके बॉयफ्रेंड उन्हें पसंद करें और उन्हें लाड़ प्यार दें। हालांकि सीलिया इसके विपरीत थी। वह चाहती थी कि साहिल उसके लिए और बहनें ढूंढे ताकि माहौल और जीवंत हो जाए। क्या तुम सच में उससे मिलना चाहती हो? मुझे मिलना ही है, गोल्डी ने जोर देकर कहा। तुम्हें उसे देखना ही होगा, सही? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलने ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें मुझे परेशान करना बंद करना होगा। अध्याय 1359। अंत में साहिल को गोल्डी को सीलिया से मिलाने ले जाने के लिए सहमत होना पड़ा, वरना उसके पास गोल्डी के लगातार परेशान करने से निपटने का कोई और बेहतर तरीका नहीं था। वह उसे डरा नहीं सकता था जैसा वह दुश्मनों के साथ कर सकता था। वह उसे पीट नहीं सकता था या डांट नहीं सकता था। उसे क्या करना चाहिए था? साहिल वास्तव में अपनी कमियों को जानता था। अगर वह थोड़ा सख्त होता तो ऐसी अराजक स्थिति कभी पैदा नहीं होती। हालांकि वह उन महिलाओं के प्रति इतना क्रूर कैसे हो सकता था जिनसे वह सेलिना, सैंडी और गोल्डी की तरह अधिक परिचित था।
खासकर सलीना के साथ। जब अर्थ पर दूसरी बार टफन परिवार द्वारा हमला किया गया था तो वह साहिल के लिए भागने का अवसर बनाने के लिए अपनी जान देने तक को तैयार थी। जहां तक अन्य महिलाओं की बात है, साहिल को संदेह था कि अगर वे भी वैसी ही स्थिति में होती तो वे भी सलीना जैसा ही करती। इससे साहिल के लिए ऐसी चीजें करना और भी असहनीय हो गया जो उन्हें चोट पहुंचाएं। वह ऐसा तब भी नहीं कर सकता था जब वह केवल एक दोस्त होता। इतना ही नहीं, ये वे महिलाएं थीं जो उसके लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थीं। साहिल के लिए ऐसा करना और भी असंभव था। इसके अलावा स्पष्ट रूप से कहें तो साहिल भाग्यशाली था कि उसके पास ऐसी महिलाएं थीं जो उसे पसंद करती थीं और उसके लिए बलिदान देने को तैयार थीं। उसके पास उन्हें रोकने के लिए क्या योग्यता और कारण थे। दूसरे नजरिए से देखा जाए तो अगर सलीना, पर्ल और अन्य लोगों के अपने बॉयफ्रेंड होते और वे हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार में डूबे रहते तो क्या साहिल खुश होता? क्या वह इसे सहन कर पाता? शायद नहीं। इसलिए जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी साहिल निर्णय लेगा। जब वह खुद से बाहर निकलने में सक्षम हो जाएगा तो वह इसे स्वीकार कर पाएगा। सौभाग्य से उनका ध्यान अब अटर्नल रेल्म को पार करने पर था। अटर्नल रेल्म को पार करने के बाद वे अमर हो जाएंगे और उनका जीवनकाल असीमित होगा। उनके पास अभी बहुत लंबा समय था। साहिल, क्या हम अभी चलें या तुम्हें एक दिन आराम करना चाहिए और फिर कल जाना चाहिए? गोल्डी ने पूछा। चलो अभी चलते हैं, साहिल ने कहा। ठीक है, मैं अभी फ्लाइट बुक करती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, विमान बहुत धीमा है, मुझे तुम्हें दूसरे तरीके से ले जाने दो। साहिल के बोलने के बाद उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, गोल्डी की तरफ चला गया और उसे अपनी माइंड पावर से लपेट लिया। फिर उसने अपना बड़ा हाथ हल्के से लहराया और उन दोनों के सामने स्पेस में एक दरार दिखाई दी। साहिल ने गोल्डी को पकड़ लिया और उसकी चकित निगाहों के नीचे उन्होंने अंदर कदम रखा। उनके जाने के बाद अंतरिक्ष की दरार ऐसे बंद हो गई जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंतरिक्ष की दरार में प्रवेश करने के बाद गोल्डी को केवल दुनिया घूमती हुई महसूस हुई। इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। इससे पहले कि वह संभल पाती, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। साहिल उसे एक नई जगह ले आया था। साहिल ने उस आंगन के बीच में एक अंतरिक्ष दरार फाड़ दी जहां वह रहता था और बाहर निकल आया। आंगन में कोई नहीं था। शायद सब अभी तक वापस नहीं आए थे। साहिल को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि सेलेस्ट भी चली गई थी। वह शायद बहुत ऊब गई होगी, इसलिए वह अपना मन बहलाने के लिए बाहर निकल गई। गोल्डी ने अपनी आंखें खोलकर एक विदेशी वातावरण देखा। यह एक प्राचीन प्रांगण वाला घर होना चाहिए। फिर उसने नए परिवेश को देखना शुरू किया। साहिल, हम कहाँ हैं? गोल्डी ने चारों ओर देखने के बाद उत्सुकता से पूछा। जहां मैं रहता हूँ, साहिल ने उत्तर दिया। क्या हम अभी भी अर्थ पर हैं? बिल्कुल, ये कैपिटल सिटी है। कैपिटल सिटी? गोल्डी ने अपनी आंखें सिकुड़ीं। उसने हिसाब लगाया कि स्प्रिंगफील्ड से कैपिटल सिटी आने के लिए हजारों किलोमीटर पार करने में उसे 10 सेकंड से भी कम समय लगा। ये कैसी विधि है? स्पेस शिफ्ट, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन, द ग्रेट टेलीपोर्टेशन बिटवीन हेवन एंड अर्थ। अध्याय 1360। गोल्डी ने अपने सामने साहिल को देखा। उसके सामने वाला व्यक्ति और भी भयानक होता जा रहा था। कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर की यात्रा करने का ये तरीका वास्तव में अनसुना था। क्या तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ साथ रहते हो? वह कहाँ है? वह अपने घर गई है। उसे अगले 2 दिनों में वापस आ जाना चाहिए। यहाँ केवल हम दोनों ही नहीं रहते, बल्कि अन्य लोग भी रहते हैं। अन्य? कौन? अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम उन्हें नहीं जानोगी, इसलिए तुम्हें पूछना बंद कर देना चाहिए। पुरुष या महिला? ओह, पुरुष और महिला दोनों, साहिल ने कुछ देर सोचने के बाद जवाब दिया। वहाँ वास्तव में पुरुष और महिला दोनों थे। वह एक पुरुष था, अमाडी भी एक पुरुष था। साहिल, तुम्हारी पहचान के साथ तुम दूसरे लोगों के साथ कैसे रह सकते हो? गोल्डी ने संदिग्ध रूप से पूछा। इसमें क्या बुराई है? हम सब दोस्त हैं, साथ रहना ज्यादा मजेदार है। वरना बात करने के लिए कोई नहीं होगा, साहिल ने समझाया। हालांकि गोल्डी अभी भी उलझन में थी, लेकिन उसने पूछना जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह आंगन में इधर उधर घूमने लगी। साहिल ने सीलिया को फोन किया और उसे पहले वापस आने के लिए कहा ताकि वह गोल्डी को विदा कर सके। सीलिया स्वाभाविक रूप से साहिल के अनुरोध को मना नहीं करेगी। उसने उसे बताया कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। सीलिया का घर भी कैपिटल सिटी में ही था। वह यहाँ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए साहिल उसे लेने नहीं गया। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह नहीं जानता था कि सीलिया के माता पिता मिंडी और जॉन का सामना कैसे किया जाए। सीलिया इतने सालों से उसके साथ थी और उसने अभी भी उसे कोई स्टेटस नहीं दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वे ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे। हालांकि उनके स्नातक हुए कुछ साल बीत चुके थे। इसके अलावा उन्हें शायद सलीना और अन्य लोगों के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए साहिल और भी नहीं जा सकता था। फिर साहिल और गोल्डी आंगन में बैठकर सीलिया के वापस आने का इंतजार करते हुए बातें करने लगे।
जल्द ही साहिल को कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी नज़र उस कमरे के दरवाजे की ओर घुमाई जहां सेलेस्ट रहती है। गोल्डी ने साहिल को अजीब व्यवहार करते हुए देखा और स्वाभाविक रूप से साहिल की नज़र का पीछा किया। वहां कुछ भी नहीं है। इससे पहले कि गोल्डी पीछे मुड़कर देखती, उसने अपनी दृष्टि के क्षेत्र में अंतरिक्ष में एक दरार देखी। एक सुंदर महिला शान से अंदर से बाहर निकली। उसके हाथों में कई बड़े बैग थे। पहली नज़र में वे कपड़े होने चाहिए। ये वही तरीका था जिसका इस्तेमाल साहिल ने उसे यहाँ लाने के लिए किया था। गोल्डी की आंखें उस सुंदर महिला को टकटकी लगाकर देखने लगीं। ये कौन है? वह दिखने में थोड़ी ऐसी लगती है जैसे वह अपने 30 या 40 के दशक में हो, लेकिन साथ ही वह ऐसी भी लगती है जैसे वह अपने 50 के दशक में हो। उसकी हर हरकत से एक उच्च गुणवत्ता वाली परिपक्व महिला का आभास होता है जो बहुत आकर्षक है। शायद कुछ ही पुरुष उसका सामना कर सकें। गोल्डी का मानना था कि उसके शरीर और चेहरे सहित उसके सभी पहलू शानदार थे। अगर कोई उसे हरा सकता था तो गोल्डी केवल लरेन के सामने हार मान लेती। हालांकि अब जब उसने अपने सामने इस सुंदर महिला को देखा तो गोल्डी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये निश्चित रूप से लरेन से भी मजबूत महिला है। जैसे ही सेलेस्ट स्पेस टनल से बाहर निकली, उसने साहिल को आंगन में एक महिला के साथ बैठे हुए देखा जो सीधे उसकी ओर देख रहा था। हो सकता है कि उसे लगा हो कि साधारण कपड़ों के 2 बड़े बैग ले जाना यूनिवर्स एनफोर्सर और इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर के रूप में उसकी गरिमा को कम कर रहा है, इसलिए सेलेस्ट ने साहिल को नज़रअंदाज कर दिया और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। साहिल नमस्ते कहने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सेलेस्ट बिल्कुल नहीं रुकी और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गई। क्या बात है? किसने उसे नाराज किया? आखिरकार उन दोनों का एक ही सपना था, है ना? उसने मुझे हाय तक नहीं कहा। कितनी बदतमीज है। साहिल ने अपना सिर हिलाया। एक महिला का मन वास्तव में समझना सबसे कठिन था। वे बहुत मूडी होती थीं और किताब के पन्ने पलटने से भी तेज बदल जाती थीं। अध्याय 1361। वह कौन है? सेलेस्ट के जाने के बाद गोल्डी ने पूछा। एक दोस्त। गोल्डी ने साहिल की ओर देखा। दोस्त? क्या वह मुझे बेवकूफ़ समझता है? कौन सा दोस्त? उसे देखकर उसे पहचानेगा भी नहीं। वे साथ भी रह रहे हैं। साहिल, वह कुछ ही सेकंड में हजारों किलोमीटर पार करने का तुम्हारा तरीका कैसे जानती है? तुम बहुत कमज़ोर हो। जब तुम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाओगी तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। अगर मैं तुम्हें अभी बताऊंगा तो तुम नहीं समझोगी। ये स्पेस से संबंधित है, इसलिए ये काफ़ी जटिल है। क्या तुम्हारी दोस्त बहुत मजबूत है? वह तुम्हारी तुलना में कैसी है? मेरी तुलना उससे मत करो। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाऊं, वह मुझे एक थप्पड़ से मार देगी। साहिल ने कंधे उचकाए और बेबसी से कहा। क्या? गोल्डी चकित रह गई। साहिल अर्थ का रक्षक है और अर्थ पर सार्वजनिक रूप से जाना जाने वाला नंबर 1 है। लेकिन उसने कहा कि अभी वाली वह महिला उसे सिर्फ एक थप्पड़ से मार सकती है। ये कैसे संभव है? क्या तुम अर्थ पर नंबर 1 नहीं हो? तुमसे भी ज़्यादा मजबूत कोई कैसे हो सकता है? हाँ, मैं अर्थ पर सबसे मजबूत हूँ, लेकिन वह अर्थ से नहीं है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मुझसे अधिक मजबूत है। ये कुछ भी नहीं है। हमेशा कोई ना कोई मुझसे बेहतर होगा। मैं अर्थ या मिल्की वे पर मजबूत हो सकता हूँ, हालांकि ये दूसरी जगहों पर सामान्य ही है, अर्थ से नहीं। क्या वह एक एलियन है? क्या अभी वाली वह खूबसूरत महिला एक एलियन है? साहिल एक एलियन के साथ क्यों है? क्या वे लोग अर्थ पर आक्रमण नहीं करना चाहते थे? बाकी अर्थलिंग्स की तरह ही गोल्डी को 2 तबाही झेलने के बाद लगा कि सभी एलियंस बुरे लोग होते हैं। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिमाग इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। जैसे ही सेलेस्ट अपने विचारों में खोई हुई थी, सेलेस्ट अपने कमरे से बाहर आई। उसने कपड़ों के अपने बैग रख दिए थे। साहिल, तुम बदमाश, तुम्हें एक और महिला मिल गई ताकि मैं उसे इरिडेसेंट सेक्ट वापस ले जा सकूं। सेलेस्ट ने तुरंत उसे चिढ़ाया। साहिल समझाने ही वाला था, लेकिन गोल्डी उससे एक कदम आगे थी। नमस्ते, मैं साहिल की दोस्त हूँ। मैं आपसे सीखने के लिए यहाँ आई हूँ, इसलिए कृपया भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखें। गोल्डी बेवकूफ़ नहीं थी। साहिल ने उसे बताया था कि यह महिला कितनी मजबूत थी, इसलिए वह इस महिला के साथ दोस्त बनने का मौका नहीं छोड़ेगी। चूंकि उस महिला ने ऐसा कहा था, इसलिए गोल्डी को बस बातचीत जारी रखनी चाहिए थी। अगर गोल्डी सेलेस्ट से सीख सकती थी तो उसके पास साहिल की ऊंचाई तक पहुंचने का मौका होगा। तुम्हारा नाम क्या है? सेलेस्ट ने गोल्डी को सिर से पैर तक देखा। मेरा नाम गोल्डी रॉजर्स है, माम। गोल्डी, बुरा नहीं है। भले ही तुम स्पेशल फिजिक्स वाले उन दोनों जितनी अच्छी नहीं हो, लेकिन तुम बाकी लोगों से मजबूत हो। तुम्हें अब से मेरे साथ चलना चाहिए। धन्यवाद, माम। तुम्हारा स्वागत है। मेरा नाम सेलेस्ट रेड है। बस मुझे सेलेस्ट बुलाओ। ठीक है, सेलेस्ट। महिलाएं आपस में बहुत अच्छी तरह घुल मिल गईं। साहिल एक तरफ से अपनी आंखें फाड़कर देख रहा था। क्या हो रहा है? वे कुछ ही वाक्यों में एक नतीजे पर पहुंच गईं। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। क्या गोल्डी यहाँ सीलिया को देखने नहीं आई थी? और अब वह जाना नहीं चाहती और उनके साथ अर्थ भी छोड़ रही है?
खैर सेलेस्ट, वास्तव में। साहिल समझाना चाहता था लेकिन गोल्डी ने उसे बीच में ही रोक दिया। साहिल, बोलना बंद करो। सेलेस्ट और मैं पुराने दोस्तों की तरह हैं, इसलिए पहले हमें बात करने दो। हाँ, महिलाएं बात कर रही हैं। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सेलेस्ट ने भी साथ दिया। साहिल, दो महिलाएं साथ हो गईं और उसे बोलने का मौका तक नहीं मिला। अध्याय 1362। क्या वे नहीं कहते कि 3 महिलाएं एक साथ सबसे ज्यादा शोर करती हैं? सिर्फ 2 के साथ ही ऐसा क्यों है? ठीक है, चूंकि साहिल उन्हें नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसने बस बोलना बंद कर दिया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि आंगन का दरवाजा धकेला गया। सीलिया वापस आ गई थी। साहिल का फोन आने के बाद वह बिना रुके वापस भागी आई। वे सभी कैपिटल सिटी में थे, इसलिए ये दूर नहीं था। इसलिए सीलिया जल्दी वापस आ गई। नमस्ते सेलेस्ट। जैसे ही सीलिया ने आंगन में प्रवेश किया, उसने सेलेस्ट का विनम्रता से अभिवादन किया। नमस्ते सीलिया, सेलेस्ट ने विनम्रता से जवाब दिया। इन लोगों में सीलिया की प्रतिभा उतनी आशाजनक नहीं थी और इसे केवल औसत माना जा सकता था। मूल रूप से वह इरिडेसेंट सेक्ट में प्रवेश करने के योग्य नहीं थी। हालांकि वह साहिल की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए साहिल का पक्ष जीतने और साहिल को इरिडेसेंट सेक्ट से बांधने के लिए सेलेस्ट को सीलिया को इरिडेसेंट सेक्ट में प्रवेश देना पड़ा और इटर्नल रेल्म तक पहुंचाना पड़ा। सेलेस्ट को ये करना ही होगा, भले ही उसे आकाश और पृथ्वी के खजानों का उपयोग करना पड़े। नमस्ते। फिर सीलिया ने गोल्डी का फिर से अभिवादन किया। नमस्ते सीलिया, गोल्डी ने उत्तर दिया। अंत में सीलिया ने साहिल की ओर देखा और पूछा, साहिल, तुम मुझे इतनी जल्दी वापस आने के लिए क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हें एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। यह मेरी अच्छी दोस्त गोल्डी है। साहिल द्वारा गोल्डी का परिचय कराने के बाद वह सीलिया का परिचय कराने के लिए मुड़ा। गोल्डी, यह मेरी गर्लफ्रेंड सीलिया है। नमस्ते गोल्डी। नमस्ते सीलिया। बोलने के बाद सीलिया और गोल्डी ने हाथ मिलाया। अगला, तीनों महिलाएं एक साथ हो गईं और साहिल के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। सीलिया और गोल्डी दोनों सेलेस्ट जैसी सुपर पावर हाउस को खुश करना चाहती थीं, ताकि उन्हें भविष्य में और अधिक मदद मिल सके। इस बीच सेलेस्ट भी उन्हें इरिडेसेंट सेक्ट में भर्ती करने की कोशिश कर रही थी। इस प्रकार साहिल को भी संप्रदाय से बांध रही थी, क्योंकि उसके भविष्य में इटर्नल रेल्म को पार करने की उच्च संभावना थी। दोनों पक्षों का अपना उद्देश्य था, इसलिए उनकी आपस में सुखद बातचीत हुई। साहिल किनारे से पूरी तरह अवाक था। अंत में वह सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया। जब सीलिया ने साहिल को जगाया तो अंधेरा हो रहा था। तभी साहिल को गोल्डी से बात करने का मौका मिला। इससे पहले कि साहिल एक शब्द भी बोल पाता, गोल्डी ने सीधे अपने पत्ते खोल दिए। साहिल, मैंने सेलेस्ट से पहले ही बात कर ली है। मैं इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होने, इटर्नल रेल्म को पार करने की कोशिश करने और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आप सभी के साथ अर्थ छोड़ने जा रही हूँ। बिल्कुल, साहिल ने फीकी मुस्कान दी। वह जानता था कि इसका अंत ऐसा ही होगा। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? इस बार हमारे जाने के बाद वापस आने में बहुत लंबा समय लग सकता है और शायद तब तक तुम्हारे माता पिता चले गए होंगे। क्या तुम अपने परिवार और दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो? साहिल अभी भी उसका मन बदलने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं जा रही हूँ, गोल्डी ने गंभीरता से कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा? अगर तुम वापस आना चाहोगी तो बहुत देर हो चुकी होगी। दूरी बहुत ज्यादा है और वापसी का रास्ता खतरों से भरा है। मुझे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। गोल्डी टस से मज नहीं हुई। ठीक है, चूंकि सेलेस्ट उसे ले जाने के लिए सहमत है, मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे बस उम्मीद है कि तुम्हें पछतावा नहीं होगा। धन्यवाद साहिल, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। सेलेस्ट ने यह भी कहा कि तुम प्रतिभाशाली हो। तुम्हारे पास ट्रेनिंग का मूल्य है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। साहिल, तो क्या तुम कृपया मुझे वापस भेज सकते हो और बाद में मुझे ले सकते हो? मुझे वापस जाकर तैयार होने की जरूरत है। मुझे अपने परिवार को भी समझाना है, गोल्डी ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कहा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है और इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो क्या हम अभी चलें? ठीक है। फिर साहिल ने अंतरिक्ष की एक दरार फाड़ी और गोल्डी को उसमें ले गया। गोल्डी को घर भेजने के बाद वह सीधा वापस आ गया। पूरी प्रक्रिया में 1 मिनट से भी कम समय लगा। अध्याय 1363। साहिल के वापस आने के बाद वह स्वाभाविक रूप से रात में सीलिया के साथ रुका। सेलेस्ट ने यहाँ साहिल को काफी डांटा था। वह जानती थी कि अगर वे दोनों साथ रहे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, मुझे कल साहिल के साथ अच्छी बात करनी होगी, वरना अगर वे इसी तरह जारी रहे तो मेरे शरीर की इच्छा फट सकती है अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाए। फिर यह वास्तव में कष्टदायक होगा। सीलिया, क्या तुमने मिसेस यंग और मिस्टर यंग को बता दिया है? साहिल ने धीरे से सीलिया के बालों को सहलाते हुए पूछा। हाँ, मैंने उन्हें सब बता दिया, सीलिया ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा?
क्या वे सहमत हुए? वे कहते हैं कि मैं बड़ी हो गई हूँ, इसलिए वे मेरे फैसले का सम्मान करते हैं और मुझसे कहते हैं कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपनी रक्षा करूँ। यह अच्छा है, साहिल ने राहत की सांस ली। लेकिन साहिल, सीलिया ने अचानक साहिल की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह ऐसी लग रही थी जैसे रोने ही वाली हो। क्या बात है? क्या हुआ? साहिल अचानक घबरा गया। मैं उन्हें छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। लेकिन मैं भी एक दिन इटर्नल रेल्म तक पहुंचना चाहती हूँ और हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद सीलिया ने साहिल को कसकर गले लगा लिया, अपना सिर उसके सीने में छिपा लिया और रुंधे हुए स्वर में कहती रही, साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे डर है कि जब मैं अगली बार वापस आऊंगी तो मेरे माता पिता अब वहां नहीं होंगे। मैं कितनी अधर्मी हूँ। जब वे रिटायर होंगे तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए उनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मुझे ये भी डर है कि मैं धीरे धीरे बूढ़ी हो जाऊंगी। मेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मेरी त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाएंगी और मेरे दांत गिर जाएंगे, लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? डरो मत, डरो मत। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। साहिल ने सीलिया की पीठ थपथपाते हुए उसे सांत्वना दी। साहिल नहीं जानता था कि इस स्थिति में क्या किया जाए। हालांकि वह मजबूत था, लेकिन उसे यह सिस्टम से मिला था। इसे अपने अलावा किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था। धन्यवाद साहिल, तुम पगली, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। सीलिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ, हम 20 साल के लिए स्टार किंगडम जाएंगे। 20 साल बाद मैं तुम्हें वापस अर्थ ले आऊंगा। उस समय मिसेस यंग और मिस्टर यंग अभी भी आसपास होंगे और हम उनके शेष जीवन के लिए उनके साथ रहेंगे। सच में? सीलिया ने सिर उठाकर गंभीरता से पूछा। सच में? बेशक, ये सच है। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? सीलिया, साहिल के बोलने से पहले ही उसे सीलिया ने तुरंत रोक दिया। काफी समय बाद साहिल ने अपनी बाहों में सोई हुई सीलिया को पकड़ा। वह इस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत व्यस्त था। चूंकि उसने 2 दिन पहले सिस्टम पर नजर डाली थी और पाया था कि वह अभी भी अपग्रेड हो रहा था, इसलिए साहिल ने सिस्टम पर बहुत ध्यान नहीं दिया। कई दिन बीत गए और साहिल अपडेट की प्रगति देखने जा रहा था। जब उसने सिस्टम पैनल खोला तो साहिल बहुत खुश हुआ। सिस्टम अब काली स्क्रीन नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम अपग्रेड आखिरकार पूरा हो गया है। सबसे पहले उसकी नज़र एक वाक्य पर पड़ी। सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है और सफलतापूर्वक उच्च स्तरीय सभ्यता स्टार किंगडम से जोड़ दिया गया है। सभी डेटा को रिफ्रेश और पुनर्गठित किया गया है। कृपया नियमों के अनुसार सिस्टम का उचित उपयोग करें। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 10 क्वाड्रिलियन स्टार डॉलर्स। बॉडी रूलर लेवल 1। आप 10 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके एक स्तर अपग्रेड कर सकते हैं। माइंड इन्फिनिटी लेवल 10। आप 100 लैविश पॉइंट्स का उपयोग करके अपग्रेड कर सकते हैं। कॉम्बैट इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक। Combat skills, Void Punch Perfection, Air Crushing Slap Perfection, Evil Splitting Sword Technique Perfection, Skills, Ancient Traditional Medicine Perfection, Lavish Points, 0। अध्याय 1364। ये सिस्टम अपग्रेड बहुत अधिक बदला हुआ नहीं लग रहा था और यह पिछले अपग्रेड की तुलना में बहुत खराब भी था। सबसे पहले, यह उच्च स्तरीय सभ्यता स्टार किंगडम से जुड़ा था। साहिल ने अनुमान लगाया कि स्टार किंगडम वही उच्च स्तरीय सभ्यता होनी चाहिए जहां सेलेस्ट स्थित थी। दूसरे, सिस्टम बैलेंस को रिफ्रेश और पुनर्गठित किया गया था। यह मूल एक क्वाड्रिलियन में वापस बदल गया था और इकाई भी गैलेक्सी डॉलर से बदलकर स्टार डॉलर्स हो गई थी। अंत में सभी शेष लैविश पॉइंट साफ कर दिए गए थे। कोई अन्य नियम नहीं बदला था। उसे एक लैविश पॉइंट प्राप्त करने के लिए 100 मिलियन स्टार डॉलर्स खर्च करने की आवश्यकता थी और फिर अपने शरीर और दिमाग को बेहतर बनाने के लिए लैविश पॉइंट्स का उपयोग करना था। पिछले सिस्टम अपग्रेड और पुनर्गठन में इसने कम से कम साहिल को 3 शीर्ष कॉम्बैट स्किल्स के साथ पुरस्कृत किया था। इस बार कुछ भी नहीं था, लेकिन साहिल को अभी भी सिस्टम इसी तरह पसंद था। ये सरल और सीधा था। उसे केवल ये सोचना था कि पैसे कैसे खर्च किए जाएं और इतने सारे प्रतिबंध नहीं थे। ध्यान देने वाली एकमात्र बात यह थी कि जैसे जैसे वह जिस सभ्यता में प्रवेश कर रहा था उसका स्तर ऊंचा होता जाएगा, शक्तिशाली लोग भी और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। इसलिए उसे अभी भी सावधान रहना होगा कि वह ध्यान आकर्षित न करें। अगर सेलेस्ट जैसी पावरहाउस को पता चल गया कि उसके पास एक सिस्टम है और वह इसे अपने लिए लेना चाहती है, तो साहिल के पास विरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। इसलिए स्टार किंगडम पहुंचने के बाद उसे खुद को बचाने के लिए लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने और अपनी ताकत में सुधार करने के लिए लो प्रोफाइल तरीके से पैसा खर्च करना जारी रखना होगा। स्टार किंगडम मिल्की वे की तरह ही था। वहां कई शक्तिशाली लोग होने चाहिए। साहिल की वर्तमान ताकत के साथ अगर वह स्टार किंगडम में पैर जमाना चाहता था तो उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। जहां तक स्टार डॉलर्स की बात है, ये स्टार किंगडम की सामान्य मुद्रा होनी चाहिए।
जैसे अर्थ सोमोलैंड डॉलर्स का उपयोग करती थी, मिल्की वे गैलेक्सी डॉलर्स का उपयोग करती थी। अगर साहिल स्टार किंगडम नहीं गया तो उसके लिए ऑनलाइन खरबों स्टार डॉलर्स खर्च करना असंभव होगा, भले ही सिस्टम को स्टार किंगडम नेटवर्क से जोड़ दिया गया हो। सिस्टम अब रिफ्रेश और पुनर्गठित हो चुका था। अगर वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लैविश पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए स्टार डॉलर्स खर्च करना चाहता था तो उसे व्यक्तिगत रूप से स्टार किंगडम जाना होगा। जैसे जैसे वह जिस सभ्यता के संपर्क में आता जाएगा वह ऊंची होती जाएगी, वहां के लोगों की ताकत भी और अधिक मजबूत होती जाएगी। साहिल को लगा कि वह सिस्टम की सच्चाई के और करीब पहुंच रहा है। वह बहुत उत्सुक था, किस तरह का व्यक्ति ऐसी अनोखी चीज बना सकता है। सिस्टम की सीमा कहाँ है? ये बिना किसी सीमा के अपग्रेड होता नहीं रह सकता है ना। सिस्टम बनाने वाले व्यक्ति के लिए सिस्टम की सीमा से बहुत अधिक मजबूत होना ही उचित है। साहिल को सुपर लैविश सिस्टम को लेकर बहुत सारे संदेह और पहेलियां थीं। हालांकि वह इसकी और अधिक प्रशंसा करता था। उसे वास्तव में सिस्टम के शक्तिशाली कार्यों का पालन करना था। उसे और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए केवल पैसा खर्च करने के बारे में सोचना था। उसे इतना अच्छा सौदा और कहाँ मिलेगा? अगर साहिल का व्यक्तित्व बचपन से ही उसके परिवेश द्वारा आकार नहीं लिया होता तो वह केवल एक इटर्नल नहीं होता। बेशक एक और संभावना ये थी कि उसे अन्य पावरहाउस द्वारा एक रिसर्च सब्जेक्ट के रूप में ले लिया जाता। चाहे कुछ भी हो, साहिल अपनी वर्तमान स्थिति से खुश था। वह थोड़ा और समय सावधान रहने में बिताना पसंद करता था ताकि वह खतरे के थोड़े से संकेत को भी खत्म कर सके। अध्याय 1365 अर्थ मिल्की वे छोड़ने और उच्च स्तरीय सभ्यता स्टार किंगडम जाने से पहले अभी भी 3 दिन शेष थे। इस बार जाने के बाद वे थोड़े समय में वापस नहीं आएंगे। एक बार साहिल के चले जाने के बाद इस जगह की रखवाली करने वाला कोई इटर्नल रेल्म पावरहाउस नहीं बचेगा। मिल्की वे की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए जाने से पहले साहिल दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में किसी को दंडित करने के लिए बीस्ट गैलेक्सी जाना चाहता था ताकि वह एक ही बार में अपने आसपास के शक्तिशाली लोगों को डरा सके। और 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन इसका शिकार होगा। वे लोग कई बार मिल्की वे के मनुष्यों को बंदी बनाकर रखना चाहते थे और बहुत दुष्ट थे। अनगिनत वर्षों से मिल्की वे ने इस बात का ट्रैक खो दिया था कि 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन के जबड़ों में कितने मनुष्य मारे गए। पिछली बार साहिल ने जो दृश्य देखा था वह शुद्ध नर्क था। अब उसके पास उतनी ताकत नहीं थी, वरना साहिल सीधे 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन को नष्ट करने से खुद को रोक नहीं पाता ताकि वह उन्हें पूरी तरह से खत्म कर सके और भविष्य की परेशानियों से बच सके। हालांकि इस बार उसके पास ताकत नहीं थी तो भी ठीक था। उसके साथ 2 यूनिवर्स एनफोर्सर्स सेलेस्ट और अमाडी थे। वह इतना शक्तिशाली सहारा होने के बावजूद उनका उपयोग न करने वाला मूर्ख होगा। 2 यूनिवर्स एनफोर्सर्स के साथ 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन ने बिल्कुल भी विरोध करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि अगर साहिल छिपे हुए खतरों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था तो उसे शायद तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह और अधिक मजबूत नहीं हो जाता। यूनिवर्स एनफोर्सर्स को भी यूनिवर्स कन्वेंशन के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता थी, अन्यथा यूनिवर्स एनफोर्सर्स के रूप में उनकी स्थिति रद्द कर दी जाएगी। अगले दिन सीलिया सुबह सुबह घर चली गई। वह अपने माता पिता के साथ अधिक समय बिताने के लिए समय का उपयोग करना चाहती थी। साहिल ने इसके बारे में सोचा और सीलिया और अन्य लोगों को उनके परिवारों के साथ अधिक समय बिताने देने के लिए उसने उन्हें फ़ोन किया और उन्हें घर पर ही रहने के लिए कहा। फिर समय आने पर वह जाकर उन्हें ले लेगा। वैसे भी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सीलिया के लिए ये ठीक होगा क्योंकि वह पास में ही रहती थी। जो महिलाएं दूर रहती थीं उन्हें 1 या 2 दिन पहले निकलना होगा। चूंकि साहिल को उन्हें लेने में केवल दर्जनों सेकंड लगने थे तो वैसा ही क्यों न किया जाए। महिलाओं को साहिल का फ़ोन मिला जिसमें कहा गया था कि वह उन्हें लेने आएगा। स्वाभाविक रूप से वे बहुत खुश थीं और वे मन की शांति के साथ घर पर अपने परिवारों का साथ देती रहीं। फ़ोन कॉल खत्म करने के बाद साहिल ने अचानक घर के बाहर सेलेस्ट की आवाज़ सुनी। साहिल, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। साहिल खड़ा हो गया। संयोग से वह भी बीस्ट गैलेक्सी जाने के बारे में सेलेस्ट से बात करना चाहता था। दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकलने के बाद साहिल ने सेलेस्ट को छोटे से आंगन में बैठे देखा। हालांकि कुछ गड़बड़ थी। उसके चेहरे पर अप्रिय भाव था और वह बहुत गुस्से में लग रही थी। क्या हुआ? क्या वह कल ठीक नहीं थी? तीनों महिलाओं ने इतनी खुशी खुशी बातें की कि उन्होंने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। तो वह सुबह सुबह ऐसी क्यों है? साहिल थोड़ा असमंजस में था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि सेलेस्ट क्या सोच रही थी। वह बहुत मूडी थी। मैंने उसे नाराज नहीं किया है ना? क्या ये गोल्डी के बारे में है? वह इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकती। मेरा शुरू में गोल्डी को ले जाने का कोई इरादा नहीं था। सेलेस्ट ही वह थी जिसने गोल्डी को अपने साथ चलने के लिए कहा था। तो इसमें मेरा क्या लेना देना है? साहिल को ऐसी अतार्किक महिला से मिलने पर बेबसी महसूस हुई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह महिला बहुत शक्तिशाली थी।
अपना सिर हिलाते हुए साहिल ने हिम्मत जुटाई और पास गया। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? साहिल ने सेलेस्ट के सामने बैठते हुए पूछा। साहिल, क्या तुम रात में खुद पर काबू रख सकते हो, बच्चे? सेलेस्ट ने साहिल की ओर देखा और अमित्र स्वर में कहा। अध्याय 1366। साहिल ने थोड़ा भ्रमित होकर अपना मुंह खोला। उसका क्या मतलब है? से क्या मतलब है? हालांकि मैं जानती हूं कि तुम जैसे युवक के लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल है, लेकिन क्या तुम कृपया दूसरों की भावनाओं पर विचार कर सकते हो? सेलेस्ट, तुम्हारा क्या मतलब है? साहिल को अभी भी समझ नहीं आया। वास्तव में सेलेस्ट ने जो कहा वह बहुत स्पष्ट था। बेशक वह समझ सकता था, हालांकि सीलिया उसकी गर्लफ्रेंड थी। क्या हमारा करीब होना सामान्य नहीं है? इसका उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? मेरा क्या मतलब है, मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया है। क्या तुम सच में नहीं समझते या तुम न समझने का नाटक कर रहे हो? अब से जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें इस तरह की चीज़ दोबारा करने की अनुमति नहीं है, वरना मैं जाऊंगी और तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी। अब साहिल पूरी तरह समझ गया था। ये वास्तव में मेरे और सीलिया के कारण है। भले ही साहिल का स्वभाव अच्छा था, फिर भी सेलेस्ट ने उसे थोड़ा गुस्सा दिला दिया। यह महिला वास्तव में पागल है। वह ये भी प्रबंधित करना चाहती है कि दूसरे कब करीब हो रहे हैं। क्या उसके दिमाग में कुछ खराबी है? मुझे आश्चर्य है कि उसने इतनी ताकत कैसे हासिल की। सेलेस्ट, तुम बहुत दखलंदाजी कर रही हो। सीलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारे एक दूसरे के करीब होने में क्या बुराई है? क्या हम तुम्हारे रास्ते में आ रहे हैं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम करीब होना चाहते हो, लेकिन इसे यहाँ मत करो। क्यों? साहिल ने संदिग्ध रूप से पूछा। साहिल को इस तरह देखकर सेलेस्ट को गुस्सा आ गया। क्यों? तुम में अभी भी पूछने की हिम्मत है कि क्यों? मैं 1000 साल से ज्यादा समय से सुरक्षित रही हूँ। ये तुम्हारी वजह से है कि मैं ऐसी हो गई हूँ। अब मेरी 90% ताकत उस शक्ति को दबाने में इस्तेमाल हो रही है जो मेरे शरीर में फटने वाली है। अगर तुम नहीं रुके तो एक बार जब मैं इसे और नहीं दबा पाऊंगी तो हर कोई बर्बाद हो जाएगा। ओह, साहिल समझता हुआ लग रहा था। ये वास्तव में मेरी गलती लगती है, लेकिन क्या वह अपनी माइंड पावर बंद नहीं कर सकती? तब वह कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी। साहिल को कैसे पता चलेगा कि सेलेस्ट की मानसिक शक्ति कुछ ही समय पहले पैदा हुई थी, इसलिए यह अभी भी बहुत कमजोर थी और उसे उतनी स्वतंत्र रूप से बंद नहीं किया जा सकता था जितना वह कर सकता था। वरना उसके पास वापस लड़ने का कोई रास्ता क्यों नहीं होता और उसने उसे कल्पना में खुद को परेशान क्यों करने दिया होता? सेलेस्ट, तुम अपनी मानसिक शक्ति बंद कर सकती हो। इस तरह तुम बाहरी चीजों को महसूस नहीं कर पाओगी और तुम अच्छी तरह आराम कर सकती हो, साहिल ने निर्लजता से कहा। सेलेस्ट इतनी पागल हो गई कि वह बोल नहीं सकी। वह लगभग भूल गई थी कि यह छोटा कमीना एक पागल है। वह अपनी मानसिक शक्ति को स्वतंत्र रूप से चालू और बंद कर सकता था, उसके विपरीत जो अभी भी इसे पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। साहिल, मुझे परवाह नहीं है कि तुम खुद को रोकते हो या नियंत्रित करते हो। वैसे भी जब तक मैं यहाँ हूँ तुम अब इस तरह की चीज नहीं कर सकते। तुम इसे तब भी नहीं कर सकते जब हम 2 दिनों में रास्ते में होंगे, वरना मैं वहां जाऊंगी और तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगी। सेलेस्ट, तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। साहिल ने फीकी मुस्कान दी। क्या मैं? अगर तुम इसे जारी रखोगे तो तुम्हें परिणाम पता चल जाएंगे अगर मैं इसे वास्तव में और नहीं दबा पाए। ठीक है, अपनी और बाकी सबकी सुरक्षा के लिए साहिल ने आखिरकार वही करने का फैसला किया जो सेलेस्ट ने कहा था। आखिरकार उसने ही इसे पैदा किया था। ठीक है, चिंता मत करो सेलेस्ट, मैं भविष्य में ध्यान दूंगा। अगर मैं करीब होना चाहूंगा भी तो मैं बाहर होटल में जाऊंगा और मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। साहिल सहमत हो गया। ये हुई ना बात। खैर, याद रखना जो तुमने कहा है, मैं अब चलती हूँ। सेलेस्ट खड़ी हो गई और जाने ही वाली थी। सेलेस्ट, रुको, साहिल ने रोका। क्या? सेलेस्ट ने पूछा। मेरे पास कुछ है जिस पर मैं तुमसे चर्चा करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकती हो। ओह, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? चलो सुनते हैं। सेलेस्ट फिर से बैठ गई। अध्याय 1367। साहिल ने सेलेस्ट को बताया कि वह बीस्ट गैलेक्सी जाना चाहता है और उससे एक एहसान मांगने वाला था। वह 9 हेडेड सर्पेंट क्लैन को डराने के लिए यूनिवर्स एनफोर्सर के रूप में उसकी पहचान उधार लेना चाहता था। साथ ही वह चाहता था कि आसपास की आकाशगंगाओं के शक्तिशाली लोग मिल्की वे पर हमला करने की हिम्मत न करें। केवल इसी तरह वे मन की शांति के साथ अर्थ मिल्की वे छोड़ सकते थे और स्टार किंगडम जा सकते थे। अगर उसका घर सुरक्षित नहीं होता तो वह उच्च स्तरीय सभ्यता में जाने के बाद सहज महसूस नहीं करता। साहिल अगली बार वापस आने पर मिल्की वे को खंडहर में नहीं देखना चाहता था। हालांकि यह संभावना बहुत बहुत कम थी, लेकिन यह असंभव नहीं थी। साहिल जो चाहता था वह इसे खत्म करना था। वह थोड़ी सी भी संभावना नहीं चाहता था। सेलेस्ट, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझ पर यह एहसान कर सकती हो? साहिल ने पूछा। स्वाभाविक रूप से सेलेस्ट साहिल के साधारण अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगी।
अस्वीकार करने के बजाय वह साहिल के काम पूरा करने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। सेलेस्ट मूल रूप से उस पागल साहिल के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहती थी ताकि जब वह अधिक मजबूत हो जाए तो वह बदले में उसकी और इरिडेसेंट सेक्ट की मदद कर सके। अब जब साहिल मदद मांग रहा था तो यह वही था जिसकी सेलेस्ट उम्मीद कर रही थी। हालांकि मदद करने का तरीका भी महत्वपूर्ण था। वह इतनी सरलता से सहमत नहीं हो सकती थी क्योंकि प्रभाव बहुत बुरा होता। इसलिए सेलेस्ट ने कहा, यह तर्कसंगत है कि यदि दूसरे पक्ष ने यूनिवर्स कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है तो यूनिवर्स एनफोर्सेस हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन को इंसानों को खाना सबसे ज्यादा पसंद है। उन्होंने कई बार हमारी मिल्की वे में घुसपैठ की है और हमें लंबे समय तक भोजन के रूप में बंदी बनाकर रखना चाहते हैं, जो पहले से ही यूनिवर्स कन्वेंशन का उल्लंघन है। आखिरकार वे एक मिड सिविलाइजेशन हैं और हम सिर्फ एक लो लेवल सिविलाइजेशन हैं। दोनों पक्षों की ताकत में बहुत अंतर है, तो तुम्हें सबूत दिखाना होगा। मिल्की वे अभी ठीक है, वे अपने क्षेत्र में हैं और एक यूनिवर्स एनफोर्सर के रूप में उन्हें दंडित करना नियमों के विरुद्ध है। सेलेस्ट ने खेद के साथ कहा, वास्तव में जब तक वह चाहती वह नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन को आसानी से नष्ट कर सकती थी। लेवल 5 सभ्यता की यह छोटी सी जाति सेलेस्ट के लिए चींटियों से अलग नहीं थी। जहां तक नियमों के विरुद्ध जाने की बात है, उसने ये जानबूझकर कहा था। इसका उद्देश्य साहिल को कृतज्ञ महसूस कराना था। इससे बेहतर परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम अपने आसपास के शक्तिशाली लोगों को डराने के लिए उनका उदाहरण के रूप में उपयोग नहीं करेंगे तो हम चिंता मुक्त होकर नहीं जा पाएंगे। साहिल ने भौहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना कष्टदायक होगा। क्या एक शानदार यूनिवर्स एनफोर्सर के पास इतनी शक्ति नहीं है? इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि सेलेस्ट सीधे नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन को मार दे। वह बस दूसरे पक्ष को दंडित करना और चेतावनी देना चाहता था, और जब वह वहां हो तो उनके आसपास के लोगों को रोकने का प्रभाव प्राप्त करना चाहता था। जब वह लौटता तो वह नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन के लिए विनाश का दिन होता। वास्तव में ये बिल्कुल असंभव नहीं है। एक यूनिवर्स एनफोर्सर के रूप में मैं नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन को दंडित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग कर सकती हूँ, लेकिन यह अधिक कष्टदायक होगा और मुझे कष्ट से सबसे ज्यादा नफरत है, सेलेस्ट ने कहा। अगर तुम्हारी कोई मांग है तो तुम उसे सीधे कह सकती हो। इस तरह घुमाना बहुत उबाऊ है। जब तक मैं, साहिल खुराना, इसे कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत रहूंगा जब तक कि यह किसी सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता। साहिल ये भी बता सकता था कि सेलेस्ट इतना कुछ कहने के बाद शर्तों का आदान प्रदान करने की कोशिश कर रही थी। साहिल, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम्हें मुझसे एक शर्त का वादा करना होगा। जहां तक शर्त क्या है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। हम तब बात करेंगे जब तुम इटर्नल रेल्म को पार कर लोगे और अगले रेल्म में पहुंच जाओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी किसी सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए नहीं कहूंगी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, साहिल ने कुछ देर सोचा और कहा। तो पक्का रहा। फिर हम बीस्ट गैलेक्सी जाएंगे, नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन से निपटेंगे और फिर अपने रास्ते पर चलेंगे, सेलेस्ट ने खुशी से कहा। एक ऐसे मजबूत व्यक्ति का वादा मिलने के बाद सेलेस्ट उदास क्यों होगी, जिसके भविष्य में इटर्नल रेल्म को पार करने की संभावना थी। भले ही सेलेस्ट अपने मोहक शरीर के कारण केवल 1700 वर्ष से अधिक की थी, लेकिन वह पहले ही इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंक तक पहुंच चुकी थी। हालांकि यदि वह इटर्नल रेल्म को पार करना चाहती थी और अगले रेल्म तक पहुंचना चाहती थी तो उसे अभी लंबा रास्ता तय करना था। वह शायद सॉवरन रैंक पर हमेशा के लिए अटक सकती थी। ठीक है सेलेस्ट, पक्का रहा, साहिल सहमत हो गया। जिस कारण से वह इतनी आसानी से सेलेस्ट से सहमत हो गया वह केवल अभी वाला कारण नहीं था। भविष्य में सीलिया, सलीना, पर्ल और अन्य सभी इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल होंगे और उन सभी को सेलेस्ट की मदद और देखभाल की आवश्यकता होगी। साहिल का इस महिला सेलेस्ट के साथ एक अत्यंत जटिल रिश्ता होना तय था। अध्याय 1368। अगर सेलेस्ट वास्तव में सीलिया और अन्य लोगों को इटर्नल रेल्म में ला सकती थी तो साहिल बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्षमता के भीतर 10 शर्तों पर सहमत हो जाता। एक तो दूर की बात है, ये तय होने के बाद समय सीमा आने पर वे बीस्ट गैलेक्सी जाएंगे। सेलेस्ट की यूनिवर्स एनफोर्सर पहचान की मदद से साहिल नाइन हेडेड सर्पेंट क्लैन से कुछ ब्याज वसूलेगा। जहां तक मूल राशि की बात है, साहिल उसे स्टार किंगडम से लौटने के बाद ही वसूलेगा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि साहिल को एक फोन आया जिसने उसे चौंका दिया। यह एवा का था। उसने साहिल को बताया कि उसने उसके साथ अर्थ छोड़ने का फैसला किया है। ये कुछ ऐसा था जिसकी साहिल को उम्मीद नहीं थी। उसे समझ नहीं आया कि एवा ने यह फैसला कैसे लिया। किसी को याद रखना चाहिए कि उन्होंने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था। साहिल ने फोन पर एवा का मन बदलने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह एवा को समझाने में असफल रहा। ठीक है, मैंने खुद को और मुसीबत में डाल लिया। हालांकि चूंकि यह एक वादा था, साहिल केवल इसे स्वीकार कर सकता था। हम बस साथ जाएंगे, आखिर हम सहपाठी हैं।
चूंकि साहिल एवा का मन बदलने में असफल रहा, उसने उसे घर पर इंतजार करने के लिए कहा और बताया कि समय आने पर वह उसे लेने आएगा। एवा ने आखिरकार ऐसा फैसला अपने परिवार की वजह से लिया था। साहिल कौन था? अर्थ का रक्षक और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। अनगिनत लोगों ने उसके पीछे चलने के अवसर का सपना देखा था, इसलिए एवा का परिवार उसके जाने के लिए सहमत हो गया। जल्द ही आखिरी दिन आ गया। साहिल ने सीधे अंतरिक्ष को फाड़ दिया। पहले सीलिया के घर गया और सीलिया को ले गया। फिर वह कुछ अन्य लोगों को लेने गया। 10 मिनट से भी कम समय के बाद सीलिया, सलीना, पर्ल, सैंडी, जूलिया, अमीलिया, गोल्डी और एवा सभी एकत्र हो गए। जहां तक दो नवागंतुकों गोल्डी और एवा की बात है, लड़कियां पहले से ही ऐसी घटनाओं की आदी थीं, इसलिए वे बहुत जल्दी घुल मिल गईं। अमीलिया और एवा दोनों साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की 3 कैंपस बेल्स में से थीं और वे एक दूसरे को स्कूल के समय से जानती थीं। यहाँ एक परिचित से मिलने में सक्षम होने से एवा को थोड़ा और सहज महसूस हुआ। साहिल के सभी को आंगन में लाने के कुछ ही समय बाद अमाडी और उसकी 4 नौकरानियां आ गईं। अंतरिक्ष की दरार से बाहर निकलने के बाद अमाडी ने खूबसूरत महिलाओं के एक समूह को देखा और वे सभी बेहद खूबसूरत थीं। साहिल, बुरा नहीं है, तुम तो मुझसे भी बेहतर हो। अमाडी ने साहिल को अंगूठा दिखाया। अमाडी, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, साहिल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। मैं समझता हूँ, अमाडी ने मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम खाक समझते हो, साहिल ने अंदर से अवाक महसूस किया। अध्याय 1369। सब लोग आ चुके थे और उन सभी ने घर पर अपने अपने मामलों को निपटा लिया था। अब केवल मुख्य पात्र सेलेस्ट बची थी। जैसे ही वह आती, वे निकल सकते थे। साहिल, एम्स, सेलेस्ट कहाँ हैं? क्या वह यहाँ नहीं है? अमाडी को सेलेस्ट नहीं मिली तो उसने तुरंत साहिल से पूछा। पिछले कुछ दिनों में उसने लगभग पूरी अर्थ की यात्रा की थी। पक्का नहीं पता, मैंने उसे आज सुबह जल्दी नहीं देखा। साहिल ने अपना सिर हिलाया और कहा कि उसे भी कोई अंदाजा नहीं है। साहिल और अमाडी बात कर रहे थे, तभी आंगन में अंतरिक्ष में अचानक हलचल हुई। एक दरार दिखाई दी और सेलेस्ट एक महिला को दरार से बाहर ले आए। वह लरेन थी। ये पुष्टि करने के बाद कि सेलेस्ट ने जो कहा वह सच था, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सेलेस्ट के साथ जाने का फैसला किया। लरेन मूर्ख होती अगर उसने इस मौके को नहीं लपका होता। उन दोनों के प्रकट होने ने तुरंत आंगन में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चूंकि सेलेस्ट और लरेन दोनों के शरीर मोहक थे, इसलिए जब वे साथ खड़ी होती थी तो उनका स्वभाव और छवि एक जैसी होती थी। अगर कोई कहता कि वे माँ और बेटी हैं, तो किसी को शक नहीं होता। जैसे ही साहिल ने लरेन को देखा, वह दंग रह गया। वह यहाँ क्यों है? साहिल पर उस महिला की गहरी छाप थी। वह वही थी जिसने क्लिंटन और स्टैन के बीच 10 साल की नियुक्ति शुरू की थी। इसके बाद ये सोमोलैंड में युवा पीढ़ी के लिए सर्वोच्चता के लिए प्रतिस्पर्धा करने का एक मंच बन गया। उस दौरान साहिल ने क्लिंटन का युद्ध में प्रतिनिधित्व भी किया था। अंत में ऐसा लगा कि उसने लरेन की शादी की विनती ठुकरा दी थी। उसने सोचा था कि इस शानदार महिला के साथ उसकी फिर कभी कोई बातचीत नहीं होगी। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ फिर से मिले थे। देखने से लग रहा था कि सेलेस्ट लरेन को अपने साथ ले जाने वाली थी। सेलिना लरेन के आगमन के लिए मानसिक रूप से तैयार थी, क्योंकि लरेन ने कुछ दिन पहले उससे सेलेस्ट के बारे में पूछा था। एम्स, सेलेस्ट, ये कौन है? जब अमाडी ने सेलेस्ट को एक महिला के साथ देखा तो उसने जोर से पूछा। इसका नाम लरेन है और वह अब से मेरी शिष्या होगी, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। अमाडी चौंक गया। एम्स, सेलेस्ट ने वास्तव में एक और शिष्या स्वीकार कर ली है। उसने हड़बड़ी में स्टार ऑब्जर्वेशन स्किल डाली और लरेन की ओर देखा। उसने पाया कि इस महिला और एम्स सेलेस्ट से निकलने वाला और आश्चर्यजनक रूप से समान था। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि इस महिला की शारीरिक बनावट एम्स सेलेस्ट जैसी ही हो? ये किस तरह का ग्रह है? पहले साहिल, फिर सेलिना और अब लरेन। भले ही ये 3 लोग मेरे गृहनगर में होते, उनकी प्रतिभा निश्चित रूप से भयानक स्तर पर होती। एक गोली के आकार के ग्रह ने एक ही समय में 3 अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली लोग पैदा किए हैं। कितना अविश्वसनीय! एम्स, सेलेस्ट, क्या ऐसा हो सकता है? वह बिल्कुल आपकी तरह है, अमाडी ने अविश्वास में पूछा। सही कहा, लोरी वास्तव में वैसी ही व्यक्ति है जैसी मैं हूँ। ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इसलिए यह भाग्य ही होगा कि हम यहाँ एक दूसरे से मिल सके। मैं तो अभी केवल एक अधूरा उत्पाद हूँ। मुझे उसे एक तैयार उत्पाद में प्रशिक्षित करने की आशा है जो मुझसे भी आगे निकल जाए। जैसे ही सेलेस्ट ने यह कहा, साहिल सहित सभी लोग सदमे में थे। उन्होंने एक ही समय में लरेन की ओर देखा। सेलेस्ट कौन थी? वह एक यूनिवर्स एनफोर्सर थी जिसका साहिल भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अध्याय 1370। उसने वास्तव में कहा कि वह लरेन को खुद से आगे निकलने के लिए प्रशिक्षित करेगी। ये थोड़ा अतिशयोक्ति जैसा था। सीलिया और अन्य लोगों ने ईर्ष्यालु निगाहें डालीं। वे केवल साहिल और सेलिना के कारण ही इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हो पाए थे।
यह अभी भी अज्ञात था कि क्या वे भविष्य में इटर्नल रेल्म में प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि सेलेस्ट ने अभी जो कहा उसके बाद लरेन का इस सीमा तक पहुंचना लगभग तय था। उनमें से कुछ की तुलना में वह बहुत अधिक प्रतिभाशाली थी। बधाई हो एम्स, सेलेस्ट, एक और प्यारी शिष्या स्वीकार करने के लिए। सेलिना के साथ मिलकर इरिडेसेंट सेक्ट भविष्य में निश्चित रूप से एक उच्च स्तर पर पहुंचेगा। ऐसा लगता है कि हम इस बार वास्तव में सही जगह आए हैं। अमाडी ने सेलेस्ट को बधाई दी। उसकी मां इरिडेसेंट सेक्ट से थी और सेलेस्ट उसकी अच्छी दोस्त थी जो उसके साथ बड़ी हुई थी। इरिडेसेंट सेक्ट और स्टार मैंशन भी लंबे समय से पारिवारिक मित्र थे, इसलिए अमाडी भी अब बहुत खुश था। वे इस बार सही जगह आए थे। शुरुआत में अमाडी थोड़ा संदेहास्पद था। इस लो लेवल सिविलाइजेशन से क्या प्रतिभा निकल सकती थी। अंत में उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तविकता उसके चेहरे पर तमाचा मारेगी। न केवल इरिडेसेंट सेक्ट ने विशेष शारीरिक बनावट वाली 2 प्रतिभाएं प्राप्त की, बल्कि स्टार मैंशन ने साहिल को भी भर्ती किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसे स्टार ऑब्जर्वेशन स्किल भी नहीं देख सकती थी। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। ये दोनों शक्तियों के लिए बहुत फायदेमंद था। ठीक है, इरिडेसेंट सेक्ट से ईर्ष्या मत करो। अगर स्टार मैंशन साहिल को शामिल होने देता है तो तुम्हारा संप्रदाय इरिडेसेंट सेक्ट से कमतर नहीं होगा, सेलेस्ट ने कहा। ऐसा लगता है कि एम्स, सेलेस्ट ने भी साहिल की असामान्यता पर ध्यान दिया है, अमाडी ने खुद से सोचा। फिर वह साहिल की ओर मुड़ा और बोला, साहिल, स्टार मैंशन में शामिल होने पर तुम्हारा क्या फैसला है? मैं तुम्हें ईमानदारी से आमंत्रित कर रहा हूं। वहां पहुंचने और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। अमाडी, चिंता मत करो, अगर मैं किसी फोर्स में शामिल होने की योजना बनाता हूं तो स्टार मैंशन निश्चित रूप से मेरी पहली पसंद होगी, साहिल ने उत्तर दिया। वह तुरंत सहमत नहीं हुआ और न ही आगे की चर्चा के लिए कोई गुंजाइश दी। उसे नहीं पता था कि अब स्थिति क्या है। अगर वह तुरंत स्टार मैंशन में शामिल हो जाता तो ये बहुत जल्दबाजी होती। साहिल वास्तव में किसी भी शक्ति में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि वह दूसरों से अलग था। सीलिया और अन्य लोग सीखने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट में शामिल हुए थे। हालांकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं थी। वह तब तक ठीक रहेगा जब तक उसके पास बहुत सारा पैसा खर्च करने के लिए जगह होगी। किसी निश्चित शक्ति में शामिल होने से उसका विकास सीमित हो जाएगा। आखिरकार वह किसी को अपना रहस्य नहीं बता सकता था। साहिल, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर तुम किसी शक्ति में शामिल होना चाहते हो तो वह स्टार मैंशन ही होना चाहिए। अगर तुम अन्य शक्तियों की तलाश करते हो तो तुम हमारे प्रति निष्ठाहीन लगोगे। आखिरकार हम पहले लोग थे जिन्हें तुम जानते थे। ये भाग्य है। अमाडी ने भी साहिल को मजबूर नहीं किया। साहिल को यह स्वेच्छा से करना था। अगर साहिल नहीं चाहता था तो उसे शामिल होने के लिए मजबूर करना अच्छी बात नहीं हो सकती थी। भले ही अमाडी किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती नहीं कर सकता था जो स्टार ऑब्जर्वेशन स्किल से इम्यून था, उसे उनके साथ अच्छे संबंध बनाने थे और उनका दुश्मन नहीं बनना था। ये स्टार मैंशन में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक प्राचीन नियम था। स्टार मैंशन में कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता था। बेशक यह उस स्थिति को संदर्भित करता था जहां दोनों पक्षों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण नहीं था। यदि यूनिवर्स रेल्म का कोई व्यक्ति किसी एटर्नल पर स्टार ऑब्जर्वेशन स्किल डालता है तो जाहिर है कि यह काम नहीं करेगा। कुछ भी देख पाना असंभव होगा क्योंकि ताकत का अंतर बहुत अधिक होगा। चिंता मत करो अमाडी, मैं साहिल खुराना अपनी बात का पक्का रहूंगा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। यह अच्छा है। साहिल, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। स्टार मैंशन और इरिडेसेंट सेक्ट दोस्त हैं। यदि तुम स्टार मैंशन में शामिल होते हो तो तुम किसी भी समय अपनी छोटी प्रेमिकाओं से मिल सकते हो, लेकिन यदि तुम अन्य शक्तियों में शामिल होते हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। इरिडेसेंट सेक्ट केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता है और पुरुषों को सामान्य रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।